एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आज के क्लास का यही हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। पिछले दो क्लासेज में हम लोग दो टाइप्स का फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े। एक हम लोग पढ़े सेंटर टैप रेक्टिफायर, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर। और दोनों जो सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर है दोनों का ये एनालिसिस है, ये कॉमन एनालिसिस है क्योंकि दोनों का वेव फॉर्म सेम आता है तो ये सारा वैल्यू सेम आएगा। एक लास्ट में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा डिफर करता है, अदरवाइज सारा वैल्यू दोनों रेक्टिफायर का सेम ही आएगा। ठीक है, एक पीआईवी पहले आप लोग को पढ़ा चुके हैं, पीक इन्वर्स वोल्टेज, जो कि दोनों रेक्टिफायर का अलग अलग आता है, दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। तो वो चीज़ जो है उसके वर्किंग के साथ ही हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। तो चलिए एनालिसिस में मेनली कितने टर्म्स को हम लोग को डील करना होता है वो देख लीजिए। एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज डील करेंगे, एवरेज और डीसी आउटपुट करेंट डील करेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी और लास्ट में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF पढ़ेंगे हम लोग। ये सारा टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़े थे, मिलता जुलता ही रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट वैसा ही रहेगा। हालांकि ये और आसान ही है, इसका जो डेरिवेशन पार्ट होगा वो आसान होगा और इसमें से जितना का कॉन्सेप्ट हम लोग जो भी टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, पहले भी आप लोग को हाफ वेव रेक्टिफायर में बताए थे। एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज में बेसिकली जो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल जो होगा, मैं उसमें बता चुका हूं आप लोगों को कि उसमें AC कंपोनेंट्स और DC कंपोनेंट्स दोनों होता है। उसका आउटपुट सिग्नल प्योर DC नहीं होता है, AC नेचर का होता है बट DC सिग्नल है वो, क्लियर है। यूनी डायरेक्शनल होता है, उसका सेम पोलरिटी का सिग्नल मिलता है, करंट का एक ही डायरेक्शन रहता है, तो है वो डीसी सिग्नल बट प्योर डीसी सिग्नल नहीं है। उसमें एसी कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट दोनों होता है। तो जो हम लोग एवरेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज पढ़ते हैं इसमें हम लोग आउटपुट सिग्नल में कितना डीसी सिग्नल है, कितना % डीसी का है, वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि डीसी आउटपुट वोल्टेज में या ये जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसके थ्रू हम लोग आउटपुट सिग्नल के डीसी कंपोनेंट्स के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले आउटपुट सिग्नल कंसीडर करना पड़ेगा। फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट सिग्नल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। लेट अस कंसीडर द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज ऑफ, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में ये डेरिवेशन करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीसी वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। ये करंट के भी फॉर्म में कर सकते हो आप, जब हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाए तो उसमें आपको करंट के फॉर्म में फाइंड आउट किए थे और फिर वोल्टेज का भी हमने बताया था कि सेम ही होता है। तो किसी एक टर्म में आप इसको फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखो सिर्फ हम लोग आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म आता है ऐसा ही आता है, फुल वेव आता है ऐसे सिग्नल, वी आउट का सिग्नल हो गया। ठीक है, ये ओमेगा टी ले लिए यहाँ पे। ये जो सिग्नल आता है 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई तक का सिग्नल आता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, चूँकि ये वोल्टेज सिग्नल है तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को VM से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसका टाइम पीरियड डिसाइड करना होगा, पीरियड डिसाइड करना होगा, टी डिसाइड करना होगा कि टी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे जो टी का वैल्यू होगा वो कैपिटल टी इतना ही होगा और यहाँ पे टी का वैल्यू वेयर टी इक्वल टू होगा ओनली पाई। अब कहोगे कि सर कैसे टी इक्वल टू पाई हो गया? टी का तो मतलब एक साइकिल होता है, बिल्कुल एक साइकिल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक साइकिल पाई का ही है। हम आप लोगों को साइकिल का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं क्या, जिसमें घंटी रहेगा, पैडल रहेगा, ऐसे पैडल मारेंगे आगे बढ़ेगा, कोई सामने होगा तो घंटी बजा देंगे। तो साइकिल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या, वही वाला साइकिल? नहीं ना, चलो ठीक है। इसका साइकिल का कॉन्सेप्ट हम बताए हैं आप लोगों को। हमने बताया कि कैसे डिसाइड करोगे कि एक सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है।
तो हमने बताया था कि देख लेना कि सिग्नल कहाँ से अपना वेवफॉर्म को रिपीट कर रहा है। जैसे ये यहाँ तक आया, इसी टाइम के बाद ये फिर से अपना ये रिपीट करने लगा, सेम ऐसा ही सिग्नल इस टाइम के बाद बनने लगा। अगर इसको उठा के इस पर रख दोगे तो ओवरलैप कर जाएगा। तो जहाँ से ये अपने वेवफॉर्म को रिपीट करता है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेके वहाँ तक के वैल्यू को हम लोग टी एक पीरियड बोलेंगे। और इस टी का वैल्यू पाई है, इसलिए क्योंकि पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है, फिर 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, यानी कि टी हो जाएगा। ये बात डिसाइड कर लो। अब इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा भाई? इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा? तो लिखेंगे द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। क्या होगा? वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी। आउटपुट सिग्नल का ये वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक ही सिग्नल को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये वेवफॉर्म से और इसी का ये मैथमेटिकल वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू है ये साइन Vm साइन ओमेगा टी, ये साइनोसाइडल सिग्नल्स का ही साइनोसाइडल सिग्नल का ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये साइन के फॉर्म में है। ठीक है, साइन का कैसे होता है? तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे भी साइन 90 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ये पाई है तो यहाँ पे पाई बाई 2 होगा, तो ये मैक्सिमम दे रहा है। साइन 0 पे इसका वैल्यू 0 होगा, साइन पाई पे भी इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये किस नेचर का है? साइनोसाइडल नेचर का है, इसलिए इसका वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी लिखे। अब इसका DC वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो DC वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है द DC वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एक फार्मूला आज बताएंगे, ठीक है। एरिया, देखो इसका कैसे निकाला जाता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस। चाहो तो ये फार्मूला भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो। अब देखो एरिया अंडर कर्व मतलब इतना कर्व में जितना एरिया है, ये जो एरिया है इसका वैल्यू। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? तो इसका टाइम पीरियड 0 से t है, तो 0 से t लिख देंगे यहाँ पे, या 0 से पाई भी लिख सकते थे। और इस टाइम में इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। इसका वैल्यू कितना है? Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई बेस। बेस तुमको कितना है? बेस t है, इसका बेस क्या है? t है ना, ये बेस t है और t का वैल्यू कितना है? पाई है। तो आप चाहो तो पहले t लिख लो, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे t का। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 1/0 से t का वैल्यू पाई पुट कर दो और ये Vm साइन ओमेगा टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई t का वैल्यू पाई पुट कर देंगे। अब देखो एक बात, यहाँ पे Vm कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ठीक है, Vm कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो यहाँ से, और ये पाई को इसी के साथ लिख लो, Vm बाई पाई हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कितना बचा? 0 से पाई, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी। एक मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, डी ओमेगा टी छूट रहा है, तो डी ओमेगा टी यहाँ पे लिख लेना भाई, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखोगे क्या है भाई, तो Vm बाई पाई हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसका लिमिट पुट करोगे 0 से पाई, यही होगा ना। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करो Vm बाई पाई। अब यहाँ पे कॉस ओमेगा टी के जगह पे एक बार पाई अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये माइनस कॉस पाई हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 0 पुट कर दो। ये मैथ्स है, बस मैथ सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा Vm बाई पाई, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है, यहाँ पे -1, -1 रहेगा, और कॉस पाई का वैल्यू माइनस होता है, माइनस तो रहेगा, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा Vm बाई पाई
इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 2 Vm/पाई। याद रखना ये किसका वैल्यू आ गया, VDC का वैल्यू आ गया। इसको क्या बोलते हैं, VDC या V एवरेज बोलते हैं। यहाँ पे VDC लिख लेना, ठीक है। DC वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज VDC इक्वल टू इतना। अब वही चीज़ है यार जो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर में हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिए होंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो या इसका ये भी एक तरीका है। अलग अलग तरीका सीखो, ठीक है। जितना चीज़ सीखे रहोगे उतनी अच्छी बात है। क्लियर है। अब सोचोगे कि हर बार एक ही चीज़ मिले तो वैसे बंध जाओगे एक चीज़ में। देखो अब इसको थोड़ा सा 2/पाई को सॉल्व करोगे तो 2/पाई का वैल्यू होता है 0.636 Vm। ये भी याद रखना और ये भी, दोनों फार्मूला याद रखना, ठीक है। बहुत बारी कंपटीशन में ये फार्मूला ही पूछ देता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, और फार्मूला 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो याद रखना ये जो वैल्यू है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो टोटल Vm होगा उसका ये 0.636 टाइम्स DC वैल्यू होगा। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 63.6% ऑफ Vm होगा। तो इससे हम लोग को मिल रहा है फ्रॉम एबव इक्वेशन, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड दैट द DC value is 0.636 टाइम्स ऑफ Vm, ठीक है। और में देखो क्या लिखेंगे, DC वैल्यू इज 63.6% ऑफ Vm, ठीक है। जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उसका 63.6% होगा। आप लोग को हाफ वेव रेक्टिफायर का याद होगा 0.318 आया था। 0.318 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, यानी कि उसका 2 गुना आ रहा है। यानी कि एक बात और है कि इसका जो आउटपुट सिग्नल है इसमें DC कंपोनेंट्स का वैल्यू ज़्यादा है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर से कंपेरिजन करोगे तो 2 गुना है। ये भी बात याद रखना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कंपैरिजन करके भी पूछा जाएगा तो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट सिग्नल में DC कंपोनेंट का वैल्यू बहुत कम होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट सिग्नल में DC कंपोनेंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पे 31.8% था और यहाँ पे 33.6% हो गया। तो एक काम कीजिए, फटाफट यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी का एवरेज और DC आउटपुट वोल्टेज पर है ना, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ा ही देते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारा टॉपिक देखो क्या है, एवरेज और DC आउटपुट करंट। एवरेज और DC आउटपुट करंट, चूँकि करंट का भी वेव फॉर्म सेम होगा तो आप सिमिलरली करके इतना डेरिवेशन से बच जाओगे, ठीक है। सिमिलरली कर लेंगे और हम लोग लिख लेंगे IDC का वैल्यू। IDC को I एवरेज भी हम लोग बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, सेम यही कहानी आएगा 2, यहाँ पे Vm है तो Im/पाई आ जाएगा। एक वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू और आएगा IDC और I एवरेज का वैल्यू आएगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.636 Im आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो फिर वही ऐसा ही निकाल सकते हो। इसको I0 लिख लेना, इसको Im लिख लेना, T का वैल्यू वही रह जाएगा। यहाँ I0 इक्वल टू Im sin ओमेगा T होगा। फिर से सब जगह Vm की जगह पे Im पुट करते हुए बनाओगे तो लास्ट में इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे भी एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो आउटपुट सिग्नल है, जो आउटपुट टोटल करेंट जो आ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर्ड सिग्नल का, उसमें से 63.6% DC करंट है। 63.6% उसका DC कंपोनेंट्स पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही रिजल्ट ऐसे लिख सकते हो। तो चलो फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो, उसके बाद RMS वैल्यू पढ़ाएंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज का RMS वैल्यू क्या होगा, तो हमने बताया था कि
इसको याद रखना, आरएमएस का फुल फॉर्म याद रखो, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट जानते हो, रूट मीन मतलब एवरेज वैल्यू को बोलते हैं, और स्क्वायर कर देना है, मतलब एवरेज वैल्यू को रूट में डाल के स्क्वायर कर दो तो आरएमएस वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग वी आर एम एस। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हो, वोल्टेज का आरएमएस निकाल रहे हो, तो वी आर एम एस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, रूट लगाओगे, रूट, उसके बाद मीन वैल्यू लिखोगे। तो देखो मीन वैल्यू ऑलरेडी ये लिखे हुए हो, यहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, और नहीं तो यहाँ तक जो इसको सॉल्व करके यहाँ तक आया है ना, इसको लिख लो। नहीं, यहाँ तक नहीं, ये वाला वैल्यू लिखोगे। तो ये वैल्यू है 0 से t तक वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये वैल्यू है डिवाइडेड बाई टी है। ठीक है, तो रूट हो गया, मीन हो गया, अब स्क्वायर करना है। स्क्वायर मतलब इसका जो आउटपुट वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दो ऐसे। ठीक है, कितना आसान तरीका है, रूट लगाए, मीन वैल्यू लिखे, मीन वैल्यू ये था, और मीन वैल्यू को क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो मीन वैल्यू को स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा। ये रूट को इधर भेज दो ताकि थोड़ा आसानी रहेगा, बार बार रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा क्या, तो देखो 0 से टी का वैल्यू पाई होता है, तो पाई लिख लिए, वी एम, अब पूरा का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा डी ओमेगा टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू कितना, पाई। तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बहुत लोग डायरेक्ट 1/पाई लिख के ऐसे स्क्वायर करके भी कर लेते हैं। थोड़ा सा तरीके से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेंदी बता रहे हैं। लेंदी नहीं है, आसान है, अलग अलग तरीका सीखो, जितना कॉन्सेप्ट सीखोगे उतना तुम्हारा बिल्डअप होगा कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ से वी एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई को इसी के साथ भेज देते हैं, तो हम लोग को सिंपल इंटीग्रेशन मिल जाएगा। 0 से पाई बचेगा क्या, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ऐसा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर में कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर बाई पाई, और इसको हम लोग लिखेंगे 0 से पाई, साइन स्क्वायर टी को हम लोग 1 माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, पहले भी बता चुके हैं ऐसा। ठीक है, डी ओमेगा टी, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर भेज दोगे तो वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई हो जाएगा, पाई से 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से पाई 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। बहुत सारे बुक्स में देखोगे ओमेगा टी के जगह पे थीटा लिखा रहता है, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा रहता है, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको थीटा लिखे हो तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना। तो चलो ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, वी एम स्क्वायर 2 पाई तो लिख ही लेंगे। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ओमेगा टी। ये इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट 0 से पाई तो रहेगा ही। अब क्या करना है, तो पाई का वैल्यू ओमेगा टी में पुट करना है, फिर 0 का वैल्यू पुट करना है। अगेन साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का एक बार पाई वैल्यू पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। मैथ्स है, बस सॉल्व कर लो यार। वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई, ओमेगा टी का वैल्यू एक बार पाई और दूसरी बारी माइनस 0, फिर माइनस यहाँ पे देखोगे साइन का वैल्यू, साइन में ओमेगा टी के जगह पे एक बार पाई, फिर माइनस साइन ओमेगा टी के जगह पे एक बार 0, ऐसे वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, तो ये आ जाएगा वी एम स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये पाई माइनस 0 पाई हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है 0। देखो ना यहीं पे, ये अगर साइन पाई है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 होता है। या ऐसे भी साइनोसाइडल सिग्नल बना लो, ये साइनोसाइडल सिग्नल है, 0 है, ये पाई है, तो इस पाई पे वैल्यू कितना है साइन का, 0 है ना, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, और कॉस साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। बचा क्या, सिर्फ बचा पाई, पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वी एम स्क्वायर बाई 2, और ये कितना इक्वल टू आते गया है, वी आर एम एस स्क्वायर का वैल्यू आ गया। वी आर एम एस स्क्वायर का वैल्यू आया
कितना आया, तो Vm² बाई 2 आया। अब इस स्क्वायर को इधर भेज दो, ये इसी का था, ठीक ना, ये रूट इसी का था, बट हम लोग क्या किए थे, रूट को हटा के स्क्वायर कर दिया था। तो फिर स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट हो जाएगा, तो VRMS इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर Vm² बाई 2। अब Vm² का रूट Vm हो जाएगा और रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि VRMS का वैल्यू आ गया, VRMS का वैल्यू आ गया Vm बाई रूट 2, ठीक है। और इसको 1/√2 अगर लिखोगे तो 1/√2 का वैल्यू होता है लगभग होता है 0.707 आ जाएगा Vm के बराबर। देख लेना थोड़ा सा कैलकुलेटर में, इसका वैल्यू पुट करके 1/2 का √2 का वैल्यू ये आ जाएगा। अगर इसको इससे एक निष्कर्ष भी निकल रहा है कि यहाँ पे जो RMS वैल्यू आ रहा है 0.707 ऑफ Vm है। अगर परसेंटेज में लिखें तो 70.7% ऑफ VMS है। तो लिख सकते हैं द RMS वैल्यू इज 70.7% ऑफ Vm, ठीक है। जो मैक्सिमम Vm है उसका 70.7% आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली 50% आता था। RMS वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दो कारण से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग एक तो AC पावर निकालते हैं तो RMS वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है, दूसरा जब हम लोग रिपल्स निकालते हैं तब भी RMS वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। अब देखो ये जो हम लोग निकाले RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज निकाले, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट निकालेंगे। तो वो निकालने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिमिलरली करके कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग, देखोगे क्या हेडिंग देंगे, 4th में हेडिंग दोगे RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करेंट, ठीक है। तो इसको डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन ऑलरेडी ये ऐसा ही आएगा। तो हम लोग सिमिलरली कर लेंगे, सिमिलरली, ठीक है। IRMS कितना होगा लिख सकते हो ना, ये तीनों टाइप से लिखो ये, तो ये Im/√2 भी लिख सकते हैं। दूसरा IRMS का वैल्यू 0.707 Im भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये दोनों टाइप से हम लोग लिख लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे भी IRMS बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पावर वगैरह निकालना होता है तो इसको यूज करते हैं। चलो फटाफट यहाँ तक लिख लो, उसके बाद अब हम लोग फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर पढ़ाएंगे। चलो पढ़ा ही देते हैं यहाँ पे, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, दो वैल्यू पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फॉर्म फैक्टर को Kf से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन नहीं लिखाएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर में लिखा चुके हैं। फॉर्म फैक्टर होता है रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है। रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू होता है। तो हम लोग लिखेंगे Kf इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अगर मान लो वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहे हो तो VRMS डिवाइडेड बाई V एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और VRMS का वैल्यू हम लोग, ये तो फार्मूला हो गया, यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितना होगा। तो Kf इक्वल टू VRMS का वैल्यू अभी तो निकाले हैं, कितना आता है, Vm/√2 है, Vm/√2 है। और V एवरेज का वैल्यू निकाले हैं क्या हम लोग, बोलो कितना होता है। V एवरेज का वैल्यू निकाले हैं हम लोग 2Vm/π, ये निकाले हैं ना, 2Vm/π, ये वैल्यू निकाले थे हम लोग। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा Vm/√2 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई ऊपर चला जाएगा और 2Vm आ जाएगा, यही ना। तो Vm कैंसिल आ जाएगा, ये π/√2 आ जाएगा, और π/√2 जो होता है 1.11 के बराबर होता है। तो याद रखना Kf का जो वैल्यू है 1.11 आया, VVI है, याद रखना, याद रखने का काम आपका है, ठीक है, याद रखने का काम आपका है। अगर मान लो ये टिपिकल वैल्यू भूल जाते हो तो ये डेरिवेशन करके भी निकाल सकते हो। चलो फटाफट यहाँ तक लिखो, उसके बाद पीक फैक्टर बताते हैं। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा रुकोगे, यहाँ पे π/√2 नहीं होगा, 2√2 होगा,
2 छूट गया है, π/2√2 होगा, और π/2√2 का वैल्यू होता है 1.11 जो कि kf का वैल्यू है। ठीक है, चलो लिख लो अभी यहाँ तक। नेक्स्ट जो टॉपिक, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है पिक फैक्टर। पिक फैक्टर का डेफिनेशन ऑलरेडी हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों को मैं लिखा चुका हूँ, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी काम आएगा। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि पिक फैक्टर जो होता है वो पिक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है। तो वहाँ से आप डेफिनेशन लिख लीजिए। केपी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, यहाँ से भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, VM/VRMS लिखेंगे। अगर वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो VM/VRMS लिखेंगे। करेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो IM/IRMS लिखेंगे। जब भी हम लोग लिखते हैं केपी का वैल्यू तो या तो वोल्टेज का रेशियो लिखेंगे या करेंट का रेशियो लिखेंगे। यहाँ पे VM पिक वैल्यू है, VM ही रहेगा। RMS वैल्यू आप लोग जानते हो, अभी पढ़ा चुके हैं, VM/√2 होता है। VM कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा √2, यानी कि केपी का वैल्यू फुल वेव रेक्टिफायर का √2 होता है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और √2 का वैल्यू आप लोग जानते हो 1.414 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू केपी का वैल्यू याद रखना VVI है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अगला हम लोग देखेंगे आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का, उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने बताया था कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, बट फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, यानी कि F0 का जो वैल्यू होगा 2Fin होगा। ठीक है, मतलब Fin जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और F0 यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और डेफिनेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, मान लो ये इनपुट सिग्नल है, इसका वेवफॉर्म में जाके देख सकते हो, ये साइनोसाइडल इनपुट सिग्नल होता है, आप लोग को हम बता चुके हैं। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल है ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल होता है ऐसा होता है। ये पढ़े हैं ना हम लोग। समझा बच्चा लोग? नहीं समझा तो हम बताए हैं क्या कि नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो इसका एक साइकिल होता है, देखो ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के कॉम्बिनेशन को एक साइकिल बोलते हैं। और साइकिल हमने बताया डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है कि साइकिल कौन सा है, तो जिसमें पैडल हो और घंटी हो उसको साइकिल बोलते हैं, है ना। नहीं यहाँ पे वो वाला साइकिल नहीं है। यहाँ पे साइकिल का मतलब होता है जहाँ से ये अपना वेवफॉर्म रिपीट करना स्टार्ट करे, तो यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करेगा तो 0 से ये π तक इसका t का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, अगर इस सिग्नल्स का साइकिल बोला जाए कि साइकिल डिसाइड करो तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं इसका साइकिल यही होता है। ठीक है, अगर इसका ये वैल्यू यहाँ तक है तो इसका आधा ही वैल्यू ये है, टाइम इसका आधा हो गया। और फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन जानते हो आप लोग, F = 1/t होता है। ठीक है, जितना t का वैल्यू कम जाएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू उतना हाई होगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे अगर इस पूरे एक साइकिल का टाइम 1 सेकेंड है तो ये 1 सेकेंड में एक साइकिल बना है, और ये क्या करेगा, इसका एक साइकिल का टाइम t/2 हो जाएगा, मतलब हाफ सेकेंड हो जाएगा। यानी कि हाफ सेकेंड होगा मतलब ये टाइम का वैल्यू घट गया। तो या ऐसे भी बोल सकते हो इसके एक साइकिल में ये अपना 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इनपुट सिग्नल 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है और आउटपुट सिग्नल कितना, 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा आउटपुट वोल्टेज का, वही यहाँ पे हम बताएं हैं। चलो इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हो। तो इस तरीके से यहाँ तक आउटपुट फ्रीक्वेंसी कर लिए। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस का टॉपिक पढ़ेंगे।